ए ने बी को 20% के लाभ पर एक घड़ी बेची, बी ने सी को बेच दी, सी ने 10% के लाभ पर डी को बेच दी। अब बी का लाभ ए के तुलना में 80 रुपए अधिक है, तो डी ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? बहुत प्यारा प्रश्न है, आइए समझते हैं, क्योंकि समझोगे तभी कर पाओगे। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची। मैंने कहा कि ए ने बी को बेची, यानी कि ए ने 5 में खरीदी होगी और बी ने 6 में, मतलब ए ने 5, ए का क्रय मूल्य 5 है और बी क्रय मूल्य 6 है, और ये बी का क्रय मूल्य हो गया। भाई बात समझ में आ रही है ना? ट्रांजैक्शंस को समझ लो। ए का क्रय मूल्य और ए का विक्रय मूल्य जो बराबर होगा बी के क्रय मूल्य के होगा। अब बी ने क्या किया भाई? बी ने 30% के लाभ पर, यानी कि 10 से 13, समझ लो। तो जो भी मैं मान रहा हूं, तो यहां पर ये क्रय मूल्य है और ये बी का विक्रय मूल्य है जो सी ने खरीदा है। अब सी ने क्या किया? 10% की हानि पर डी को बेच दिया। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। रेशो जमाओ, सबसे बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहां बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए ज्यादा है, वहां कंसन अटका पड़ा है। तो पहले हम रेशो को जमाते हैं पहले। तो आप मुझे बताओ, इस बी को बराबर करने के लिए क्या करूं? बोले गुरुजी, आपको पहले यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा और यहां 5 का। ठीक है। अब फिर वही वाली बात आ गई। यहां पर अगर आप 39 ले रहे हो, तो यहां पर 10 को 39 के कैसे बराबर करोगे भाई? तो सर गड़बड़ हो गई है। तो मैंने कहा, वो तो, और तो 39 का यहां गुणा करना है। अच्छा, तो ये 390 है, तो ये 390 है क्या? नहीं, तो ये 10 से पूरा गुणा होगा। क्यों? क्योंकि सब अब इक्वल है ना। अगर कहीं पर भी चेंज होगा तो पूरे में भी चेंज होगा। प्लॉट मेथड लग गया। अब बढ़िया हो गया काम। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। अच्छा, ए का कितना लाभ हो रहा है? ए का क्रय मूल्य 250 है, ए का विक्रय मूल्य कितना है? 300। तो ए का लाभ कितना है? 50 रेशो। और बी का लाभ कितना है डियर? बी का लाभ कितना है? 300 और 390, 90। और इन दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 40 रेशो। क्या बात है यार! और 40 रेशो किसके बराबर है? 80 के बराबर। एक बराबर दो आ गया। अब क्या पूछा गया है? डी ने कितने में खरीदा? 39 × 18, इकाई का अंक 2, 18 नम्मा 144, 162, 18 या 54 और 10, 54 और 10 64 और 6 70, 702। मजा आ गया डियर। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये कहीं ना कहीं थीटा है तो वैल्यू निकालो। कॉस इनवर्स 3/5, अगर आप थीटा मान रहे हो सर, तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 3/5। लगा दो यहां पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल यहां लगा रहे हो, तो यहां पर आपके सामने कितना निकल कर आ रहा है गुरुजी? अगर हम कॉस इनवर्स 3/5 की अगर हम बात करते हैं, तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक आपको बताया भी गया है कि यहां पर अगर आप कॉस इनवर्स एक्स ले रहे हो, चलो इसको छोड़ो ना, एक तरीका तो है अपने पास। बोले क्या? वो जुगाड़, आसान काम करते हैं ना। अगर कॉस इनवर्स एक्स मेरा एक्स है, तो साइन एक्स हो गया। बोलो हाँ या ना? तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है पता है क्या? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो पता ही होगा सब लोगों को। कौन नहीं जानता इस चीज को? सब जानते हैं। तो वैसे भी आपको ये ध्यान है, 3 4 5, तो ये 3/5 है, तो वो कितना हो जाएगा? 4/5 आपका हो जाएगा। तो बस 4/5 ही आंसर आएगा। दिखने में ऐसा है, लेकिन कितना आसान है, ट्रिपलेट से कर सकते हो। 2a बराबर 3b बराबर 5c। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 15। b की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 10। और c की वैल्यू कितना निकल कर आ रही है? 6। तो 15, 10 और 6, अगर मैं इनका सम करता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 31 रेशो। और वो किसके बराबर है? a + b + c, 62√13 के। अच्छा, इस बात का है कि भाई एक रेशो बराबर कितना हो गया? 2√13। क्यों सर? क्योंकि आपको a की वैल्यू भी पता लग गई, 30√13। b की वैल्यू भी पता लग गई, 20√13। और c की वैल्यू भी पता लग गई, 12√13।
आपको पता है कि अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो देखो 900 होगा, 13 को साइड में लिख दो क्योंकि कॉमन भी आ जाएगा वैसे भी। 400 ये 13 और 144 ये 13। अब 13 जब कॉमन ही आ रहा है सर, तो 13 को कॉमन ले लो और इन सबको जोड़ने पर कितना निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 9 और 4 13 और 1444। तो 1444 इंटू 13 का रूट लेना है बस, क्योंकि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है और उसका सम करके रूट लेना है। तो 1444 का 38 होता है और रूट 13। तो आपको अब थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा कि अगर कल या परसों कभी भी ऐसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ना करो, जो कॉमन है ना चीज वो बाहर आएगा ही आएगा। आप तो डायरेक्टली क्या करो, रेशो निकालकर इनका जो भी आ रहा है रेशो उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, उसी का रूट आंसर आ जाएगा। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में बीसी एक जीवा है, ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला मैंने एक वृत्त बना दिया। बीसी मेरी एक जीवा है तो जीवा बनानी पड़ेगी भाई, बोला जा रहा है बिंदु डी ए बीसी की विपरीत भुजा पर वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार हैं। ओके, तो बीसी आपकी मैंने कॉर्ड बना दी पहले, ठीक है, और ओ आपका सेंटर बना दिया मैंने, ओ आपका केंद्र बना दो, ठीक है सर, ओ केंद्र बना दिया। अब बोला गया ए है ना, ए बी सी, तो ये बीसी आपकी भुजा है, बीसी के विपरीत, ए बीसी के विपरीत भुजा पर वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि यहां पर है ए और आपका है ए, ये ए आ गया, तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि बीडी बराबर आपका है डीसी, डी और ए दो बिंदु हैं विपरीत भुजा पर, ठीक है, बीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने बीडी बना दिया, ठीक है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है। मैंने नीचे बना लिया बीडी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमसे जो जो बोला जा रहा है वो करना है सर। डीबीसी, अच्छा डीबीसी, ये एंगल आपको दे रखा है 28, कोई दिक्कत यहां तक? ये एंगल आपको 28 दे रखा है, बीडी बराबर आपका डीसी है, यानी कि ये भी बराबर दे रखा है सर आपको। चलो, तो आप मुझे एक चीज बताते रहना बस, फिर मैं आपको क्वेश्चन को देखो सेकंडों में सॉल्व करते हैं। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 28 और 28 56 हो गया, तो ये 56 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया सर, यहां तक कोई इशू नहीं है ना। अगर मैं ट्राइंगल बना ही रहा हूं तो मैं इसको भी इससे मिला देता हूं, जिससे कि मैं कम से कम चीजों को समझ तो पाए कि क्या हो क्या रहा है। 4 पॉइंट यहां पर है तो ये वाला एंगल भी मैं निकाल सकता हूं हालांकि। और अच्छी बात यह है, आपको बीओसी निकालना है, तो क्या आपको बीएसी निकालना पड़ेगा क्या? हाँ बोलो, क्या आपको बीएसी निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और वो क्या हो जाएगा बताओ? 56 ही तो हो जाएगा। क्यों? कारण पता है आपको? कारण पता है? क्योंकि सर ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना, 4 पॉइंट एक वृत्त पर स्थित हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 होंगे। ये अगर 124 है तो ये 56 होगा अनिवार्य तौर पर। अगर ये 56 होगा तो क्या मैं कह सकता हूं, बीसी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि केंद्र पर बना हुआ कोण 112 होगा। यस, यही राइट आंसर। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 7.5 किलो चावल के साथ में 42 किलोग्राम प्रति की लागत वाले कितने चावल मिलाए जाएं कि 53.1 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ हो जाए? आप मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? सर एलिगेशन है और वही लगाएंगे और वही समझ में आ भी रहा है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले, यानी कि 7.5 किलोग्राम चावल हैं जिनकी कीमत कितनी है, 50 रुपए पर केजी, और 42 रुपए पर केजी दूसरे चावल हैं। इनका पता नहीं कितने किलोग्राम है, यही निकालने सर। अच्छा ठीक है, यहां अगर ये लागत है तो इधर भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा या कॉस्ट प्राइस आएगा? सर ये अगर सीपी है, ये अगर सीपी है तो ये भी तो सीपी होगा। तो क्या 53.1 आपका कॉस्ट प्राइस है क्या?
नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, इतने रुपए में बेचकर इतने का लाभ होता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो दे रखा है, क्या मैं कह सकता हूं सर ये आपका 50 से 59 है, क्योंकि ये सीपी है तो ये आपका एसपी है, और 59 रेशो बराबर 53.1 करेंगे तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा 0.9, तो 9 पड़म 45, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होने वाला है वो कितना होने वाला है 45। तो ये 45 कहां जाएगा, एलिगेशन कैटेगरी में जाएगा। तो 50 में से 45 गए तो 5, और 45 में से 42 गए तो 3, तो 3:5 में क्वांटिटी का रेशो है। यानी कि अगर मैं 3 रेशो की बात करूं तो ये अगर 7.5 है, तो 3 रेशो बराबर 7.5 है, तो 1 रेशो बराबर 2.5 है, तो 5 रेशो बराबर 25 पंजे 125, 12.5। ठीक है। अब